हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का अल्ट्रा ITI पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हमने सेफ्टी के बारे में पढ़ा हुआ था, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल के बारे में। माप और मापक औजार के बारे में इस क्लास में हम पढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, जो हमारी क्लास है ये ITI, CITS, इसरो और जो भी टेक्निकल एग्जाम है उसमें जो टेक्निकल के पोर्शन आते हैं उसके लिए हेल्पफुल है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला अपना है मापन। मापन क्या होता है? जैसा कि आपको दिखाया गया बोर्ड पर लिखा हुआ है, किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करना मापन कहलाता है। मान लीजिए आप बाजार गए, आपने वहां से चीनी खरीदी, आपने उससे कहा मुझे चीनी दे दो, 5 चीनी दे दो। अब 5 चीनी का मतलब क्या हुआ? 5 दाना तो देगा नहीं, तो आपको आगे कुछ बताना पड़ेगा कि किसमें। तो आपने कहा 5 किलो चीनी दे दो, 5 केजी। तो यहाँ हमारा केजी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, आपको पता ही है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि को संख्या में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। तो किलोग्राम को आपने किस में व्यक्त कर दिया? 5 में व्यक्त कर दिया कि हमें कितना चाहिए? 5 किलोग्राम चीनी चाहिए। तो 5 क्या है? यहाँ यूनिट है, और किलोग्राम क्या है? हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट या नंबर में व्यक्त करना ही, संख्या में व्यक्त करना ही मापन कहलाता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि मापन तुलना करने की एक प्रक्रिया होती है, जिसमें किसी भी भौतिक राशि की तुलना एक पूर्व निर्धारित राशि से की जाती है। जैसे कि आपकी पूर्व निर्धारित राशि किलोग्राम है, 1 किलोग्राम पहले से ही निर्धारित राशि स्टैंडर्ड है। अब हम चीनी की क्या करें? तुलना करें, बार बार डालते हैं, उसमें से निकालते हैं, 1 किलोग्राम से ज्यादा हो गया थोड़ा कम कर लेते हैं। तो तुलना करना क्या है? मापन कहलाता है। जैसे इस लाइन की आपको लंबाई मापनी है, लंबाई हमारी कितनी लंबी है लाइन, तो क्या करेंगे? एक स्टील रूल लाएंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो स्टील रूल पे हमारे ऑलरेडी ग्रेजुएशंस बनी होती हैं, 1 2 3 करके ग्रेजुएशंस बनी होती हैं आपके इस पे। तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं? स्टील रूल से इस लाइन की तुलना कर रहे हैं कि लाइन हमारी कितनी लंबी, कितनी चौड़ी, कितनी मोटी है। तो कह सकते हैं मापन क्या है? किसी भी राशि, भौतिक राशि को संख्याओं में व्यक्त करना, या फिर किसी भी भौतिक राशि का जो ऑलरेडी निर्धारित है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, उससे कंपेयर करना ही मापन कहलाता है। अब मापन कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। मापन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला लीनियर मेजरमेंट, रेखीय मापन। दूसरा एंगुलर मेजरमेंट, कोणीय मापन। रेडियल मेजरमेंट, त्रिज्या में मापन या गोलाई को मापना। चौथा प्लेन सरफेस मेजरमेंट, किसी भी समतल सतह की माप लेना। फर्स्ट जो है लीनियर मेजरमेंट या रेखीय मापन। इसमें क्या होता है? इसमें हम जो माप लेते हैं एक सीधी रेखा में माप लेते हैं, जैसे ये है, इसमें हम सीधी रेखा में माप लेते हैं। इसके लिए जो टूल यूज किए जाते हैं कौन कौन से? जैसे स्टील रूल हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, वर्नियर हाइट गेज हो गया। तो ये जो सभी इंस्ट्रूमेंट आते हैं कैसे हैं? लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्नियर कैलिपर कैसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है? तो लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की। मान लीजिए कोई दो लाइनें हैं, जब ये दोनों लाइनें काटती हैं तो वहां पर कुछ कोण बनता है, जो झुकाव होता है। इस जो हम कोण को मापते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? कोणीय मापन या एंगुलर मेजरमेंट। इसके लिए कौन से टूल प्रयोग किए जाते हैं? ट्राई स्क्वायर हो गया, साइन बार हो गया, प्रोटेक्टर हो गया, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर हो गया। जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट है ये कैसे हैं? एंगुलर मेजर इंस्ट्रूमेंट है, कोण को मापने वाले। थर्ड आता है रेडियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, त्रिज्य में मापना। जब हमें किसी भी सरफेस की उत्तलता को मापना होता है या फिर अवतलता को मापना होता है, के लिए उसको गोलाई में मापना होता है, तो क्या कहलाता है? रेडियल मेजरमेंट कहलाता है। इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं? जैसे प्लग गेज हो गया, रिंग गेज हो गया, रेडियस गेज हो गया। ये सभी जो है हमारे कौन से इंस्ट्रूमेंट है? रेडियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, त्रिज्य मापन यंत्र। चौथा जो है आपका प्लेन सरफेस की मेजरमेंट। किसी भी समतल सतह की अगर हम माप करते हैं कि उसमें कितना हिल्स है, कितना वैली है। जैसे मान लीजिए आपका व्हाइट बोर्ड है, इसमें हमें मापना है कि कितना प्लेन है, कितना समतल है। तो इस प्रकार की जो माप होगी वो प्लेन सरफेस मेजरमेंट के अंतर्गत आएगी। इसमें जो टूल प्रयोग किए जाते हैं जैसे स्ट्रेट एज हो गया, किसी भी सरफेस की समतलता को मापने के लिए। सरफेस गेज हो गया, जब हम लोग कोई भी जॉब बांधते हैं ऊर्जा चक में, तो वहां भी हम उसकी मतलब कंसंट्रेसिटी चेक करते हैं कि कितना ये समतल में बंधा हुआ है या नहीं।
और जो आपका डायरेक्ट टेस्ट इंडिकेटर है इसी श्रेणी में आता है, किसमें, प्लेन सरफेस मेजरमेंट वाली कैटेगरी में। नेक्स्ट बात करते हैं मेजरिंग मेथड की, मापने की कितनी विधियां होती हैं। तो मापने की मुख्यतः 3 विधियां हैं, डायरेक्ट मेजरिंग, इनडायरेक्ट मेजरिंग और कंपैरेटिव मेजरिंग। डायरेक्ट मेजरमेंट में क्या होता है, इसमें हम प्रत्यक्ष मापन करते हैं। प्रत्यक्ष मापन के लिए हमें किसी दूसरे टूल की आवश्यकता नहीं होती है, नो अदर टूल रिक्वायर्ड। आपका जो जाब है और जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है डायरेक्ट एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। जैसे इस लाइन को मापना है तो हम स्टील रूल लाकर इस लाइन पे डायरेक्टली रखते हैं कि लाइन हमारी कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है। तो इसके लिए हमें किसी तीसरे टूल की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि स्टील रूल हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर माइक्रोमीटर, इन सब के द्वारा जो रीडिंग ली जाती है वो कैसी रीडिंग है, डायरेक्ट रीडिंग है। ये सब डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आते हैं। पूछा जाता है स्टील रूल इज एन डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, कंपैरेटिव। तो स्टील रूल, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर कैसा है, डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसके लिए हमें किसी और टूल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष मापन। इसमें क्या होता है, हमें जो जाब मापना होता है, जिस भी हम जैसे डिवाइडर से माप रहे हैं या कैलिपर से, टेलीस्कोपिक गेज से माप रहे हैं, तो हम माप लेने के बाद हमें फिर एक अन्य मापक यंत्र की आवश्यकता होती है उस रीडिंग को पढ़ने के लिए, जैसे कि स्टील रूल का प्रयोग किया जाए। अगर आप टेलीस्कोपिक गेज से माप ले रहे हैं तो इसकी माप को हम माइक्रोमीटर पे ट्रांसफर कर लेते हैं। आप कोई स्लॉट है, खांचा है, अगर आप कैलिपर से माप रहे हैं तो फिर उसको हमें किस पे ट्रांसफर करना होता है, स्टील रोल पे ट्रांसफर करते हैं। तो जो ऐसे मापन यंत्र होते हैं इसमें जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं डायरेक्ट जॉब के संपर्क में नहीं आते हैं, कोई एक तीसरा इंस्ट्रूमेंट होता है उसके द्वारा हम रीडिंग को ट्रांसफर करते हैं। तो जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट है इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका कंपैरेटिव, तुलनात्मक माप, तुलना करना। इसमें क्या करते हैं, कोई आपका एक मास्टर पीस होता है, मास्टर पीस से हम उसकी क्या करते हैं, तुलना करते हैं। जितने भी आपके गेजेस होते हैं सभी गेज कंपैरेटिव मेजरिंग के अंतर्गत आते हैं, तुलनात्मक माप में। बात की जाए कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो मेनली 2 प्रकार के। एक हो गया नॉन प्रिसीजन, साधारण मापी यंत्र, दूसरा हो गया प्रिसीजन, सूक्ष्म मापी यंत्र। नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में क्या है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनका ब्रिटिश में लिस्ट काउंट 1/64 इंच या फिर मीट्रिक में लिस्ट काउंट 0.5 mm 1/2 mm होता है, ये इंस्ट्रूमेंट नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट की श्रेणी में रखे जाते हैं। जैसे स्टील रूल हो गया, डिवाइडर हो गया, कैलिपर हो गया। इसके विपरीत जो भी इंस्ट्रूमेंट जिनका लिस्ट काउंट ब्रिटिश में 0.001 या 0.000 इंच होता है, मेट्रिक में 0.001 mm या 0.001 mm हो गया, 0.01 mm या 0.001 mm हो गया, ऐसे इंस्ट्रूमेंट किसके अंतर्गत रखे जाते हैं, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट या फिर सूक्ष्म मापी यंत्र के अंतर्गत रखे जाते हैं। इसमें आता है माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज, डायरेक्ट टेस्ट इंडिकेटर, ये सभी जो इंस्ट्रूमेंट है प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आते हैं। अक्सर कंफ्यूजन होता है कि रूल और स्केल में क्या अंतर है। तो जो रूल है ये एक डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि जनरली स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। इसका प्रयोग इंजीनियर के द्वारा वर्कशॉप में या फिर फिटिंग शॉप में किया जाता है। जो आपका स्केल है, स्केल कैसा है, कंपैरेटिव मेजरमेंट है, अनुपातिक माप देता है। अनुपात का मतलब जैसे 1:2 में छोटा कर दिया हमने, 5:1 बड़ा कर दिया, 1:1 जो वैल्यू है उसी में हमने बनाया। तो जो इस प्रकार के होते हैं वो स्केल होते हैं, कंपैरेटिव मेजरमेंट देते हैं, अनुपातिक माप देते हैं। ये जो स्केल है प्लास्टिक के बने हो सकते हैं या फिर वुड लकड़ी के बनाए जाते हैं। इनका जो मुख्यतः प्रयोग है ड्राफ्टमैन के द्वारा किया जाता है मैप को बनाने के लिए। तो फिर मैप को बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं स्केल होते हैं ड्राफ्टमैन के द्वारा। तो आशा करते हैं इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो सो प्लीज नोट डाउन इट, टेक योर टाइम, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो प्लीज नोट डाउन। तो आप लोगों ने पिछली स्लाइड नोट कर ली होगी। अगर वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिवर्स करके एक बार आप उसको फिर से देख सकते हैं। आइए अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल में। तो इसमें सबसे पहला हमारा आता है जो है स्टील रूल। स्टील रूल के बारे में हमें सबसे पहले पढ़ना है। जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि स्टील रूल हमारा कैसा है, एक डायरेक्ट लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्या एक डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष माप लेता है, लीनियर मतलब रेखीय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है।
जो कि एक साधारण मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। किसका बनाया जाता है जनरली? जो हमारा स्टेनलेस स्टील का बना होता है या फिर स्प्रिंग स्टील का बनाया जाता है। स्टील रूल किससे बना होता है? स्टेनलेस स्टील से या फिर स्प्रिंग स्टील से बनाया जाता है। इसे बनाने के बाद इसमें हम इसको जंग से बचाने के लिए, रस्ट से बचाने के लिए इसमें हम क्रोम की फिनिशिंग कर देते हैं, क्रोमियम की एक फिनिशिंग कर देते हैं, जिससे कि ये जंग से बचे और इसमें लाइटिंग चमक आती रहे। जो स्टील रूल है इसका लिस्ट काउंट आप लोगों को पता ही होगा। मीट्रिक में 0.5 mm होता है और ब्रिटिश में 1/64 इंच इसका लिस्ट काउंट होता है। बात की जाए कि साइज में इसका साइज कितना होता है, तो जो इसकी लंबाई होती है जनरली ब्रिटिश में 6 इंच, 12 इंच और 24 इंच लंबाई में पाए जाते हैं। मीट्रिक में बात की जाए तो 150 mm लंबाई में, 300 mm लंबाई में और 600 mm लंबाई में पाए जाते हैं। यदि इसके थिकनेस की बात की जाए कि कितना मोटा होता है, तो जो इसकी मोटाई होती है 3/64 इंच। आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्टील रूल की थिकनेस कितनी होती है, तो 3/64 इंच होती है। और स्टील की चौड़ाई कितनी होती है, विड्थ कितना चौड़ा होता है, तो 3/4 इंच होता है। मान लीजिए आपका ये कोई स्टील रूल है, तो इसमें हमारी ये क्या हो गई, ये हो गई लंबाई, जो कि जनरली 150 mm, 300 mm, 600 mm पाया जाता है। और ये क्या हो गई, हमारी चौड़ाई हो गई कि ये कितना चौड़ा है, तो 3/4 इंच चौड़ा होता है। अब ये कितना मोटा है, अगर इसको हम 3D में कन्वर्ट कर लें तो ये हमारा कितना मोटा है स्टील रूल। जो इसकी मोटाई होती है कितनी होती है, 3/64 इंच इसकी मोटाई होती है। और जो चौड़ाई होती है 3/4 इंच इसकी चौड़ाई होती है, चौड़ाई 3/4 इंच। और जो आपकी मोटाई है ये 3/64 इंच होती है। जो इस पे ग्रेजुएशन बनी होती है, जो ग्रेजुएशन की लाइनें बनी होती हैं 0.55 mm पे जो ग्रेजुएशन की लाइनें बनी होती हैं, जो इनकी थिकनेस होती है, इन लाइनों की जो मोटाई होती है 0.12 mm से 0.218 mm तक की होती है। क्या जो इन पे ग्रेजुएशन बनी होती है, ग्रेजुएशन लाइनों की जो थिकनेस होती है 0.12 से 0.18 mm होती है। तो डिफरेंट प्रकार के स्टील रूल होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं किसी स्टील रूल का प्रयोग कहाँ किया जाता है। सबसे पहला आता है फ्लेक्सिबल स्टील रूल। इससे पहले हमारा स्टैंडर्ड स्टील रूल होता है, तो स्टैंडर्ड स्टील रूल सबको पता है, जनरली वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है। स्टैंडर्ड स्टील रूल के बाद आता है फ्लेक्सिबल स्टील रूल। तो ये आपका जनरली स्प्रिंग स्टील से बनाया जाता है, क्योंकि फ्लेक्सिबल होता है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कोई भी वक्र आकृति है, कर्व शेप की आकृति है, उसको मापने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये आपके फिगर्स हैं, आपको वीडियो के नीचे PDF के रूप में सारे फिगर अटैच कर दिए जाएंगे, तो आप वहां से जाकर सारा फिगर को देखकर क्लियर कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल स्टील रूल का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, कोई भी कर्व शेप है, वक्राकार आकृति है, उसको नापने के लिए। इसके बाद जो हुक रूल होता है, इसमें एक हुक टाइप लगा होता है। हुक रूल का प्रयोग कोई भी झिर्री है, स्लॉट है, या फिर कह लीजिए कोई सुराख बना हुआ है, उसकी गहराई और लंबाई मापने के लिए। कोई स्लॉट कितना गहरा है या कितना लंबा है हमारा स्लॉट या झिर्री या गहराई कह लीजिए सुराख की मापने के लिए हम हुक रूल का प्रयोग करते हैं। नैरो जो रूल होता है, नैरो रूल इसके नाम से स्पष्ट है, ये पतला होता है, सकरा रूल होता है, जिसका प्रयोग हम पतली झिर्री, यहाँ जो झिर्री काफी चौड़ी झिर्री होगी, स्लॉट होगा, और जो यहाँ नापा जाएगा नैरो रूल से काफी पतली झिर्री होगी, जो खाते होंगे काफी पतले होंगे, उसकी गहराई और लंबाई मापने के लिए भी हम कर सकते हैं। जनरली जो नैरो रूल होता है 5 mm की चौड़ाई में पाया जाता है। कई बार पूछा गया कि नैरो रूल की चौड़ाई कितनी होती है, तो कितनी होती है, 5 mm होती है। जो स्टैंडर्ड रूल होता है 19 से लेकर 20 mm चौड़ाई में पाया जाता है, जबकि ये आपकी कितनी चौड़ी होती है, जनरली 5 mm चौड़ाई में होती है। इसके बाद आता है की सीट रूल। की सीट रूल का प्रयोग, जैसे नाम से स्पष्ट है की सीट है, तो इसका प्रयोग कीबे की मार्किंग के लिए या फिर कोई गोलाकार जाब है उस पर रख के उसके समानांतर लाइन को खींचने के लिए हम की सीट रूल का प्रयोग करते हैं। इसके लिए कोई कीबे की मार्किंग के लिए या फिर कोई गोलाकार राउंड शेप का जाब है उस पे लगा के उसके समांतर मार्किंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट आता है शॉर्ट रूल, छोटा रूल। इसका प्रयोग जो कोई छोटा ग्रुप है, कोई छोटा कीबे है या झिर्री है या स्लॉट है, उसकी हम क्या मापेंगे, चौड़ाई को मापने के लिए। तो आप डाउट क्लियर कर लीजिएगा, जो आपका ये हुक रूल है या नैरो रूल है, इससे हम जो होल है इसकी गहराई को मापते हैं, लंबाई को मापते हैं। जबकि जो शॉर्ट रूल है, शॉर्ट रूल के द्वारा हम इसकी चौड़ाई को मापते हैं कि कीबे है या स्लॉट हमारा कितना चौड़ा है। नेक्स्ट है श्रिंक रूल।
संकुचन रोल, इसका प्रयोग जनरली मोल्ड या पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। आपको पता ही है पैटर्न बनाने के लिए या मोल्ड बनाने के लिए श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो इसके ग्रेजुएशन होते हैं स्टैंडर्ड रूल की अपेक्षा थोड़े बड़े रखे जाते हैं। कितने बड़े होते हैं? 1/16 इंच से 7/16 इंच। ये जो है आपका पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो श्रिंक रूल होता है इसका ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड स्टील रूल से कितना बड़ा होता है। 1/16 इंच से लेकर 7/16 इंच प्रति फुट। ये क्या होता है? बड़ा होता है। बड़ा क्यों रखा जाता है? क्योंकि जब धातुएं गर्म अवस्था में होती हैं, जब ठंडी होती है तो कुछ सिकुड़ जाती हैं, इससे हम इसको ऑलरेडी बड़ा रखते हैं जिससे सिकुड़ने के बाद वो अपने एक्चुअल साइज में आ जाए। नेक्स्ट है फोल्डिंग रूल। जो फोल्डिंग रूल है इसका प्रयोग जनरली कारपेंट्री शॉप में किया जाता है, बढ़ईगिरी में किया जाता है। ये अगर खोल दिया जाए तो 6 फुट लंबाई तक के होते हैं। फोल्डिंग अवस्था में 6 इंच लंबाई तक के होते हैं, लेकिन अगर इसको ओपन कर दिया जाए तो ये 6 फुट लंबे तक के हो जाते हैं। कौन सा? फोल्डिंग रूल। तो आपके इस रूल से केवल यही पूछा जाता है कि इस रूल का प्रयोग कहाँ किया जाता है। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार फिर से रिवर्स करके देखेंगे। नेक्स्ट आता है ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर कैसा इंस्ट्रूमेंट है? कई बार पूछा गया है। तो ट्राई स्क्वायर आपका एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। आपको गलती से भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे टिक नहीं करना है। कई बार ऑप्शन में दिया जाता है ट्राई स्क्वायर इज यूज्ड फॉर, वहां दिया होता है 90 डिग्री को चेक करने के लिए या 90 डिग्री को मेजर करने के लिए। तो मैं 90 डिग्री को चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं, ना कि 90 डिग्री को मेजर करने के लिए। तो ये चीज ध्यान रखना कि ट्राई स्क्वायर कैसा एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। ट्राई स्क्वायर को हम इंजीनियर्स स्क्वायर भी कहते हैं, क्योंकि जो ट्राई स्क्वायर है इसका प्रयोग जनरली हमारे इंजीनियर के द्वारा या वर्कशॉप में कारीगर के द्वारा किया जाता है, इसलिए हमें इसे इंजीनियर स्क्वायर भी कहते हैं। ट्राई स्क्वायर में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका ब्लेड और एक होता है स्टॉक। कुछ इस टाइप में आपके बने होते हैं। तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक है आपका स्टॉक, एक है ब्लेड। तो जो स्टॉक है, स्टॉक किससे बना होता है? कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील से बनाया जाता है। जो इसका ब्लेड है हाई कार्बन स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया 90 डिग्री का कोई एंगल है या फिर कोई फ्लैट सरफेस है या कोई स्क्वायरनेस है, उसको चेक करने के लिए, ना कि मेजर करने के लिए। कहाँ प्रयोग करेंगे? 90 डिग्री एंगल की चेकिंग के लिए, फ्लैटनेस चेक करने के लिए और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो ट्राई स्क्वायर है इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी 0.02 mm पर 10 mm लेंथ होता है। जैसे अगर कोई 10 mm है तो उसमें जो इसकी एक्यूरेसी है 0.02 mm होती है। किसकी एक्यूरेसी? ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी। अब इसमें जो कभी कभी आपने देखा होगा जो इसके ब्लेड होते हैं, ब्लेड के नीचे एक अंडरकट दिया जाता है। अंडरकट का उद्देश्य क्या होता है कि जॉब पे जो भी कोई कार्नर बना हुआ है या जॉब पे जो भी कोई बर्स है उसको स्थान देने के लिए इसमें अंडरकट दिया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाई द अंडरकट गिवन इन ट्राई स्क्वायर। तो ट्राई स्क्वायर पे अंडरकट क्यों दिया जाता है? तो जॉब को बनाते समय जो कुछ कॉर्नर्स होते हैं या कुछ बर्स होती है उसको उसमें स्थान देने के लिए कि आसानी से उसमें जाके सेट हो जाए, इसके लिए हम ब्लेड में अंडरकट रखते हैं ट्राई स्क्वायर में। ट्राई स्क्वायर के साइज की बात की जाए कि क्या साइज होती है, तो साइज नापने के लिए हम ब्लेड के बाहरी सिरे से लेकर के स्टॉक के अंदरूनी सिरे तक की इसकी हम लंबाई को नापते हैं। ब्लेड के बाहरी सिरे से स्टॉक के अंदरूनी सिरे तक इसकी लंबाई नापी जाती है। ये जनरली आपके 150 mm से लेकर के 200 mm लंबाई तक के पाए जाते हैं। ट्राई स्क्वायर लंबाई कैसे नापेंगे? ब्लेड के बाहरी सिरे से स्टॉक के अंदरूनी सिरे तक। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? इंजीनियर के द्वारा या फिर कारीगर के द्वारा वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है ट्राई स्क्वायर का। एक और आपने नाम सुना होगा एल स्क्वायर, जो कि एल शेप में होता है। एल स्क्वायर हमारा जनरली माइल्ड स्टील का बनाया जाता है या फिर स्टील का भी कभी कभी बनाया, जनरली माइल्ड स्टील का बना होता है। इसका प्रयोग दर्जी के द्वारा या फिर कारपेंटर के द्वारा किया जाता है। कई बार पूछा गया है कि एल स्क्वायर यूज्ड बाय, इसके द्वारा प्रयोग किया जाता है दर्जी के द्वारा और कारपेंटर के द्वारा। आशा करते हैं ये चीजें इतनी आपको समझ में आई होंगी। इसको आप प्लीज नोट डाउन करिए, फिर हम आगे देखते हैं। तो प्लीज टेक योर टाइम, नोट डाउन इट। तो आप लोगों ने पिछला स्लाइड नोट कर लिया होगा। आइए अब आगे देखते हैं। इसमें आगे आता है हमारा कैलिपर। कैलिपर जिसे हिंदी में भी कैलिपर, इंग्लिश में भी कैलिपर ही कहते हैं।
हमने पहले चर्चा की थी कैलिपर कैसा है, हमारा एक इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये हमारा डायरेक्ट मेजर, सॉरी फ्रेंड, थोड़ी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, फिर से एक बार देख लेते हैं। जो कैलिपर है, कैलिपर किसका बना, सॉरी कैलिपर हिंदी में भी उसे कैलिपर कहते हैं, इंग्लिश में भी कैलिपर कहते हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ रखा है। कैलिपर क्या, हमारा एक इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, अप्रत्यक्ष मापी औजार है। मतलब ये डायरेक्ट हमारा ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं जो कि डायरेक्ट रीडिंग देता हो। इसकी हमें रीडिंग लेने के बाद किसी स्टील रूल पे हमें ट्रांसफर करना पड़ता है। जो जनरली कैलिपर होता है माइल्ड स्टील का या फिर हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। अगर माइल्ड स्टील से बनाया गया है तो उसे हम केस हार्ड कर देते हैं, और अगर हाई कार्बन स्टील का बनाया गया है तो उसे हार्ड और टेम्पर करते हैं। किसको, कैलिपर को। अगर इसका लिस्ट काउंट देखा जाए तो चूंकि इसका जो रीडिंग है ट्रांसफर किया जाता है स्टील रूल पर, तो जो स्टील रूल का लिस्ट काउंट होगा वही इसका लिस्ट काउंट होगा। तो 0.5 mm या फिर 1/64 इंच स्टील रूल का लिस्ट काउंट होता है, इसीलिए कैलिपर की लिस्ट काउंट भी 0.5 mm 1/64 इंच होती है। इसके यूज की बात की जाए कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग लंबाई, चौड़ाई, व्यास आदि मापने के लिए करते हैं। कोई भी जाब है हमारा, उसकी लंबाई मापना हो, चौड़ाई मापना हो या फिर व्यास मापना हो, तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर इसके साइज की बात की जाए तो जिसका साइज है इसके लेग के पॉइंट से लेकर रिवेट के मध्य तक, जैसे आपको यहाँ एक बनाया गया है, कैलिपर दिखाया गया है, तो यहाँ लेग के, हमारा ये लेग है, इसके पॉइंट जो है यहाँ से लेकर के जो यहाँ पर आपका रिवेट स्क्रू होता है इसके सेंटर के मध्य तक, ये हमारी इसकी क्या होती है, डिस्टेंस होती है, इसका साइज होता है। कई बार पूछा गया कि कैलिपर का जो साइज है कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है, तो लेग के पॉइंट से लेकर रिवेट के मध्य तक का इसका साइज लिया जाता है। अगर ये स्प्रिंग ज्वाइंट वाला हो तो वहाँ जो फलक्रम होता है उसके बीच से लिया जाता है। देखा जाए कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं, तो ज्वाइंट के अनुसार हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फर्म ज्वाइंट कैलिपर, एक स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। फर्म ज्वाइंट कैलिपर होता है, यह रिवेट के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। इसका प्रयोग जनरली हम बड़े जॉब के लिए करते हैं। जब कोई बड़ा जॉब है वहां अगर उसकी मेजरमेंट लेनी है तो फर्म ज्वाइंट कैलिपर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसकी सेटिंग क्या होती है, जल्दी कर लेते हैं हम, थोड़ी जल्दी सेटिंग नहीं होती है, यह हमें परिशुद्ध माप नहीं देता है। इसका प्रयोग जनरली हम रफ सरफेस के लिए करते हैं। किसका, फर्म ज्वाइंट कैलिपर का। इससे इसकी सेटिंग करने में ज्यादा समय लगता है हमें। नेक्स्ट आता है स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर जो है स्प्रिंग और स्क्रू के द्वारा या फिर कह लीजिए पिवेट और पिन के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। इससे हम एक सीमित लिमिटेड लंबाई में माप सकते हैं। जो स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर है स्प्रिंग द्वारा टाइट हो जाता है, तो ये बहुत ही एक्यूरेट माप देता है, बहुत परिशुद्ध माप के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और इसकी सेटिंग थोड़ी आसान होती है कंपेयर टू फर्म ज्वाइंट कैलिपर के अनुसार। तो फर्म ज्वाइंट क्या है, रिवेटेड होता है, बड़े जॉब के लिए है, परिशुद्ध माप नहीं देता, सेटिंग थोड़ी जल्दी नहीं होती है, रफ सरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है। स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर स्प्रिंग और स्क्रू के द्वारा जुड़ा होता है, पिन के द्वारा कह लीजिए, लिमिटेड माप के लिए प्रयोग करते हैं, परिशुद्ध माप देता है, इसकी सेटिंग आसान होती है, तो क्विक सेटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर कैलिपर की बात की जाए तो ये आपके तीन प्रकार के होते हैं, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और जाइनी कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर नाम से ही स्पष्ट है, जो इसका प्रयोग होगा बाहरी डायमेंशन के लिए, बाहरी माप के लिए, लंबाई हो सकती है, चौड़ाई, मोटाई या कोई व्यास हो सकता है। तो आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग बाहरी माप, कोई बाहरी लंबाई, बाहरी चौड़ाई, मोटाई या व्यास नापने के लिए किया जाता है। इसकी जो विशेषता होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी, जो इसकी विशेषता है कि इसके दोनों टांगे होती हैं। पहले कहा ये बाहर की ओर मुड़ी होती हैं, बाहर की ओर मुड़ने के बाद फिर से ये कहाँ मुड़ जाती हैं, अंदर की ओर आके मुड़ जाती हैं। किसके, जो आउटसाइड कैलिपर होते हैं, इसकी जो टांगे होती हैं पहले बाहर की तरफ मुड़ती हैं, उसके बाद अंदर की ओर मुड़ जाती हैं। इसके द्वारा क्या किया जाता है, बाहरी माप लिया जाता है। नेक्स्ट जो है इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर का प्रयोग हम आंतरिक माप के लिए करते हैं। कोई भी आंतरिक स्लॉट है, कोई भी चौड़ाई हमें मापनी है आंतरिक स्लॉट की, तो उसके लिए हम इनसाइड कैलिपर का प्रयोग करेंगे। ये कैसी होती है, इसकी जो दोनों टांगे होती हैं 45 डिग्री पर बाहर की ओर मुड़ी होती है। इसकी ये चीज हमें ध्यान रखना है कि जो इनसाइड कैलिपर है, जो इसकी टांगे होती हैं कैसी होती हैं, तो 45 डिग्री पर बाहर की ओर मुड़ी होती है। नेक्स्ट बात किया जाए जाइनी कैलिपर की, तो जाइनी कैलिपर का प्रयोग हम पैरेलल लाइन खींचने के लिए या फिर
कोई राउंड जॉब है उसका सेंटर निकालने के लिए करते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसी भी गोलाकार जॉब का सेंटर निकालने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग किया जाएगा, या फिर समांतर लाइन ड्रॉ करने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग किया जाएगा, तो वो होता है जैनी कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। इसकी विशेषता क्या होती है, इसकी एक टांग तो सीधी होती है और जो दूसरी टांग होती है वो 45 डिग्री पर अंदर की ओर मुड़ी होती है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है जो टांग मुड़ी होती है वो कितने रेडियस में मुड़ी होती है, तो 6 mm के रेडियस में इसकी एक टांग 45 डिग्री सेंटीग्रेड 45 डिग्री पर अंदर की ओर मुड़ी होती है। किसकी, जैनी कैलिपर की। जैनी कैलिपर अदर नाम भी होता है, इसे हम हर्माफ्रोडाइट कैलिपर या फिर ऑड लेग कैलिपर या फिर लेग एंड पॉइंट कैलिपर के नाम से भी जानते हैं। अगर ये वीडियो आपको कहीं कोई डाउट होता है तो एक बार फिर से रिवर्स करके देखिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आई होंगी। आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो आशा करते हैं जो आज की क्लास थी हमारी मेजरिंग एंड मेजरिंग टूल की, ये आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक में हम चर्चा करेंगे मार्किंग और मार्किंग मीडिया के बारे में। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।